नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर। स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए आज हिंदी का हम नया सेशन शुरू करते हैं। नए तरीके से शुरू करेंगे, नए ढंग से शुरू करेंगे और हमें अब पढ़ना भागना नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हिंदी को हम जानेंगे, कैसे हिंदी हमारी आई और हिंदी को हम कैसे सीखते हैं, भाषा को कैसे बोलते हैं, भाषा का हम प्रयोग कैसे करते हैं, भाषा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम आज सीखते हैं। चलिए हिंदी भाषा एवं व्याकरण। चलिए किसी भी चीज़ को सबसे पहले जानने से पहले उसमें जो मोटी मोटा जो भी दिया जाता हो उसके बारे में जानना जरूरी है। यानी यहाँ अगर भाषा हिंदी है और व्याकरण है तो भाषा क्या होती है, हिंदी, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका व्याकरण कैसे होता है, ये सब जानना जरूरी है। ठीक, चलिए हम सबसे पहले भाषा के बारे में देखते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा साधारणतः हम जो कुछ भी बोलते हैं वही क्या हमारी भाषा है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। यानी भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। बोलना या भाषण देना। अब देखिए, बोलना या भाषण देना यानी भाषा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो सबसे सुगम साधन हम अपनाते हैं वही क्या है, हमारी भाषा है। यानी बातों को आदान प्रदान करने के लिए सबसे सुगम साधन क्या होता है, भाषा। ठीक, अब देखिए यहाँ हम भाषा के बारे में जाने। ठीक, परिभाषा क्या हुई थी? साधारणतः हम जो कुछ भी बोलते हैं वही हमारी भाषा है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। एक एक चीज़ को सीखा जाएगा, एक एक चीज़ को जाना जाएगा। शायद आप इससे अच्छी वीडियो पूरे YouTube पे नहीं पाएंगे। ठीक, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर आज बजाया जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर भाषा है तो इसका कोई स्वरूप भी होगा। ठीक, तो भाषा का कितना स्वरूप होता है, इसके स्वरूप के कितने भेद होते हैं, तो देखते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है सांकेतिक भाषा, पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, और तीसरा लिखित भाषा। यानी सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इसका 3 रूप हो गया। अब देखिए, सबसे पहला रूप जो बनता है वो सांकेतिक भाषा का रूप बनता है, दूसरा रूप जो बनता है मौखिक भाषा का बनता है, और तीसरा लिखित भाषा। एक क्रमिक रूप से है। ठीक, चलिए अब संकेत का मतलब होता है इशारा करना। ठीक, हिंदी भाषा में एक मुहावरा है, आंख मारना। आंख मारना, आंख मारना का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। तो वो किस भाषा में होता है? वो सांकेतिक भाषा में होता है। छोड़ दीजिए, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बालक है, बच्चा है, अभी 4-5 महीने का हुआ होगा। अब जाइए कोई अच्छी सी कॉमेडी, ठीक, राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी सबसे फेमस,
लगा दीजिए उसके सामने और कह दीजिए बच्चा सुने और सुनकर खूब हंसे। क्या बच्चा सुनकर हंसेगा? नहीं हंसेगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उस कॉमेडी को आप लिख कर दे दीजिए। बच्चा पढ़कर हंसेगा? नहीं हंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी बच्चे के सामने आप खड़े होकर खुद कॉमेडी करिए। आप सर हिलाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, संकेत करते हैं, तो वह बच्चा क्या करता है? मुस्कुराता है। ठीक, चलिए यहाँ सांकेतिक भाषा, जब वह बच्चा मुस्कुराता है तो उसका प्रथम स्वरूप होता है किस भाषा का? यानी भाषा का प्रथम स्वरूप वो क्या होता है? संकेत। यानी बच्चा सबसे पहले संकेत को सीखता है। अब वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक, जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह जब चलना फिरना बोलना सीखेगा। यानी बोलने का मतलब मौखिक भाषा जो मुख से केवल बोली जा सकती, इसका देखिए मौखिक भाषा का अस्थायी स्वरूप नहीं होता है, यह अनौपचारिक ढंग से सीखी जाती है। अनौपचारिक ये अनौपचारिक ढंग से सीखी जाती है। अनौपचारिक का मतलब होता है कहीं भी सीखी जा सकती है। ठीक, इसके बाद लिखित भाषा, लेकिन अब इसका प्रयोग अस्थायी भी नहीं होता है। ठीक, और इसको सीखने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं करनी पड़ती है। ठीक, मेहनत कोई नहीं है। लेकिन जब लिखित भाषा जो होती है, लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसके? हुनर की, मेहनत की। ठीक, अब लिखित भाषा हर जगह सीखी भी नहीं जा सकती है, लेकिन यही लड़का पहले संकेत सीखा, संकेत के बाद बोलना सीखा। अब वही लड़का जब विद्यालय जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा, तब यह भाषा को अस्थायित्व प्रदान करेगा, और जिस भाषा को अस्थायित्व प्रदान करेगा वह भाषा क्या होगी? आपकी लिखित भाषा होगी। ठीक, अब देखिए लिखित भाषा से ही किसका विकास हुआ है? वर्ड का, व्याकरण का। जो हमारा हिंदी का व्याकरण है, इसका प्रथम अध्याय क्या होगा? वर्ड ही होगा। यानी सबसे पहले भाषा व्याकरण में हम क्या सीखेंगे? वर्ड को ही सीखेंगे। और वर्ड का विकास कहाँ से होता है? लिखित भाषा से होता है। कैसे होता है उसे बताते हैं। जैसे आप मेरे सामने हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमसे दूर चले जाएंगे तो हमारे आपकी बातें कैसे हो पाएंगी? आज के समय मोबाइल है, बातें तो हो जा रही हैं, लेकिन सोचिए जब भाषा का विकास हुआ होगा तब क्या मोबाइल का ज़माना था? शायद फ़ोन भी नहीं रहा होगा। ठीक, तो उस समय अपनी बातों को दूर तक कैसे पहुंचाया जाता था? हाँ, पत्र के माध्यम से अपनी बातों को दूर तक पहुंचाया जाता था। लेकिन पत्र कैसे लिखा जाता था? वर्ड के माध्यम से। पहले वर्ड हुआ होगा। ठीक, अब देखते हैं, कहते हैं वर्ड का विकास कैसे हुआ? यानी अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया, उसी ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ड। यानी अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों द्वारा प्रयोग किए गए ध्वनि चिन्हों को वर्ड कहते हैं। अब देखिए, प्रयोग किए गए ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अभी एक शब्द हमको यहाँ मिला ध्वनि, और एक शब्द यहाँ है वर्ड। ध्वनि और वर्ड में फर्क होता है? जी हाँ। ठीक, ये भाषा की सबसे छोटी अस्थायी या लिखित इकाई होती है। ठीक, और यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक, अगर आपसे पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका उत्तर तुरंत निकल कर आएगा ध्वनि। उत्तर भी सही है, प्रश्न भी सही है, सब कुछ सही है,
लेकिन अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया और पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी सार्थक व लिखित इकाई, सार्थक व लिखित इकाई, तब अगर आप कहते हैं ध्वनि, गलत है। अगर सार्थक व लिखित इकाई की बात करता है तो उसे आप कहेंगे वर्ड। यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक व लिखित इकाई क्या होता है? वर्ड होता है। क्यों होता है? वर्ड और ध्वनि में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, कैसे अंतर है देखते हैं। अब ध्वनि क्या होती है? जैसे ध्वनि की परिभाषा हम जानेंगे, जिससे हम कर्णवत हो सकते हैं, यानी जिससे हम कर्णवत हो सकते हैं पर व्यक्त नहीं कर सकते, उसे ध्वनि कहते हैं। कर्णवत का मतलब होता है जिसे हम केवल सुन सकते हैं पर व्यक्त नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेकिन जिससे हम कर्णवत होने के बाद भी मुखरित हो जाते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। यानी जिसे हम सुनते भी हैं और व्यक्त भी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। देखते हैं, जैसे मार्कर है, ठीक। अब मार्कर को हम बोर्ड पर पटक रहे हैं, आवाज कर रहा है, ठीक। अब इस मार्कर की आवाज जो ध्वनि हो रही है, इस ध्वनि को आप लिख सकते हैं? नहीं। व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम लिख देते हैं क, तो इसे आप व्यक्त कर सकते हैं। इस मार्कर से निकलने वाली ध्वनि में भी 1 सेकंड का समय लग रहा है और हमें क बोलने में भी 1 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक। दोनों में समान समय लग रहा है, लेकिन इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं और इसको हम व्यक्त करते हैं। अर्थात जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते वह ध्वनि है और जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं वह वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को इकाई को ध्वनि कहते हैं, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को वर्ड कहते हैं, ठीक। चलिए सीखिए, अपने अंदर चाह जगाइए। चाह इंसान को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेट को उपदेश देने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो अगर पढ़ाई करना है तो समय के साथ गद्दारी करिए, समय निकालिए, कीमती समय निकालिए और पढ़िए। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। आज खाना नहीं खाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो पेट के साथ गद्दारी हुई ना, तो गद्दारी करना पड़ेगा तो पढ़ना, ठीक। पढ़ने के लिए गद्दारी, पढ़ने के साथ कोई समझौता नहीं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक। हर इंसान, एक पढ़ने वाला इंसान बगावत कब करता है? जब उसे पढ़ाई के मेहनत के साथ साथ परिणाम नहीं मिल पाता है, तब वह क्या करता है? अपना मार्ग से भटक जाता है, मार्ग छोड़ देता है, ठीक। और वो कभी गलत नहीं होता, मैं उसका साथ देता हूँ, ठीक। अदबगर जिंदगी के दायरे से जब दूर होता है, अदबगर जिंदगी के दायरे से जब दूर होता है तो वह तहजीब के सीने में एक नासूर होता है। रवायत आहनी जंजीर बन जाती है पाँव में, बगावत के लिए इंसान तब मजबूर होता है। ऐसे कोई बागी नहीं बन जाता दोस्त, उसके पास भी कोई ना कोई मजबूरी होती है, ठीक। तो आप मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और जो आपके लायक है उसको लीजिए। आज के ज़माने में कुछ मिलने वाला नहीं है, आज के ज़माने में कोई अपने आप देने वाला भी नहीं है। आज के ज़माने में खुद छीन कर लेना पड़ता है, ठीक। चलिए आगे, आप लोग खुद ही समझदार हैं। यहाँ देखते हैं, वर्ड हमको कंफर्म हो गया, ध्वनि हमको ज्ञात हो गई। अब हमें देखना है यहाँ भाषा, हम हमारे बारे में समझ में आ गए, भाषा के बारे में भाषा के बारे में हम समझ गए, ठीक। अब हमें देखना है हिंदी के बारे में। हिंदी शब्द आया कहाँ से? हिंदी का हिंदी नाम कैसे पड़ गया? इसका नाम और कुछ क्यों नहीं पड़ा, ठीक। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट मारना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा।
अब भाषा की बात हो गई। हम देखिए अभी व्याकरण शुरू नहीं कर रहे हैं, व्याकरण हम शुरू तब करेंगे जब हम भाषा भी जान जाएंगे और हिंदी कैसे आई इसके बारे में भी जान जाएंगे, तब हम व्याकरण शुरू करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं हिंदी पर। हिंदी शब्द हम लोग हिंदुस्तानी, चलिए हिंदुस्तान को देखते हैं। हिंदुस्तान कैसा है? शेर की तरह दहाड़ता हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए देखते हैं, मान लीजिए मेरा भारत देश है, ठीक, यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है, ठीक। अब यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, इसका नाम जो सिंधु नदी है, तो सबसे पहले भारत को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था, ठीक। अब आर्यावर्त में जब सबसे पहले कौन आता है? यूनानी आते हैं, तो इसी रास्ते से आते हैं और उन्हें भारत में आने के लिए, यानी भारत के इस तरफ, सिंधु नदी के इस तरफ रहने वालों को सिंधुवासी कहा जाता था। अब इनको सिंधु नदी पार करने के लिए यहाँ पर क्या होना था? रास्ते की ज़रूरत थी, और वो सिंधु नदी को सिंधु नदी कभी नहीं कह पाए। ये वातावरणीय प्रभाव था, यानी वहाँ के वातावरण में, यूनान के वातावरण में और इंडिया के वातावरण में बहुत ज़्यादा फर्क था, ठीक। तो वातावरणीय प्रभाव के कारण वो स को स नहीं कर पाते हैं, स को वो क्या कहते हैं? ह कहते हैं, और ध को ध नहीं कह पाते थे, ध को वो क्या कहते थे? द कहते। लेकिन न को न वो कह लेते थे, ठीक हो गया। ऊ को ऊ पढ़ लेते थे, ठीक। अब यहाँ पर सिंधु लिखा था, इसलिए उन्होंने वे सिंधु नहीं कह पाते हैं, और सिंधु के स्थान पर वो क्या कह देते हैं? हिंदू कह देते हैं, ठीक। और यही हिंदू शब्द आगे चलकर पड़ता है हिंद, और हिंद शब्द का विस्तृत रूप क्या बनता है? हिंदी। यानी हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी, और हिंदी का मतलब हिंदुस्तानी लोग, ठीक। चलिए अब वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। अब हमें हिंदी भी पता हो गया, भाषा भी पता हो गया, ठीक। अब हिंदी भाषा हमको पता हो गई, तो हिंदी भाषा का व्याकरण भी जानना जरूरी है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी की आज जननी क्या है? समस्त भाषाओं की जननी क्या होती है? क्या है? संस्कृत। समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत कही जाती है, ठीक। ऐसा नहीं कि हिंदी की ही जननी संस्कृत कही जाती है। और एक चीज़, समस्त भाषाओं का अपना वर्ण होता है, हिंदी का भी अपना वर्ण है, जो व्याकरण का प्रथम अध्याय बनता है। चलिए देखते हैं वर्ण के बारे में। हिंदी भाषा व्याकरण को हम शुरू करते हैं। अगर हिंदी भाषा व्याकरण को शुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमको मिलता है वर्ड, ठीक। वर्ड कहते किसे हैं? ये आप लोग जान गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, या अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमने जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया, उसी ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड कितने प्रकार का होता है? तो वर्ड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो आते हैं देखते हैं। पहला होता है आपका स्वर वर्ड, दूसरा व्यंजन वर्ड, और तीसरा विसर्ग, तीसरा अयोगवाह। अयोगवाह। अब देखिए
ये जो वर्ण है वर्ण 3 प्रकार का हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है तो मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है। मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है। क्यों? अयोग वाक्य को क्यों नहीं गिना जाता है? चलिए बताते हैं अयोग वाक्य को क्यों नहीं गिना जाता है। परिभाषा देते हैं अयोग वाक्य। आपको अयोग वाक्य की परिभाषा शायद कहीं न मिली हो, अगर मिली भी होगी तो बहुत अच्छी बात है। आज इसकी परिभाषा को हम जान लेते हैं, एक एक चीज़ को जानेंगे। हमने पहले आपसे बताया कि एक एक चीज़ को बताएंगे, समय लगेगा, टाइम लगेगी, ठीक, आपको उबन होगी थोड़ा सी, ठीक, लेकिन अपनी रुचि को आप बनाए रखिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक। तो इस मेहनत आपकी जो ये मेहनत है ये नाकामयाब नहीं होगी, ये कामयाब होगी, ठीक। चलिए अयोग वाक्य को जो देखते हैं तो कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक, ऐसे वर्ण जिनका जाति योग न तो स्वर के साथ होता है और न तो व्यंजन के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। यानी इसका कोई जातीय योग नहीं होता है। अब देखिए, परंतु यह अर्थ का बोध कराता है, अर्थ का बोध कराता है, अर्थ का कराता है, अतः अर्थ का बोध नहीं होगा, वाहन करता है, अर्थ का वाहन लिखिए, अर्थ का वाहन करता है। इसलिए इसके पीछे वाह शब्द लगाकर अयोगवाह कहा गया। ठीक, एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका जाति योग, जाति सॉरी यहाँ पर योग नहीं लिखे हम, जिनका जाति योग न तो स्वर के साथ स्वर, न तो स्वर और न ही व्यंजन के साथ होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। परंतु यह अर्थ का वाहन करता है, इसलिए इसके पीछे वाह शब्द लगाकर अयोगवाह कहा जाता है। ठीक, चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिएगा अयोगवाह की परिभाषा की। ठीक, हरिओम। चलिए जाते हैं। अब देखिए अयोगवाह में आता कौन कौन है, तो अयोगवाह को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला हो जाता है अनुस्वार और दूसरा हो जाता है विसर्ग। अनुस्वार यानी अंग और विसर्ग का मतलब आह। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला
आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। यानी स्वर के 3 भेद हुए। पहला आपका हुआ ह्रस्व स्वर, दूसरा हुआ दीर्घ स्वर और तीसरा हुआ प्लुत स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसी ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? निम्न स्वर भी कहते हैं। इसी ह्रस्व स्वर को कभी कभी निम्न स्वर करके पूछ लेता है, कभी कभी लघु स्वर करके पूछ लेता है और कभी कभी मूल स्वर भी करके पूछ लेता है। यानी लघु स्वर, मूल स्वर, निम्न स्वर, ह्रस्व स्वर सब एक ही होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है। ठीक, यानी ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में ये किस आधार पर बांटा गया है? तो ये जो विभाजन हुआ है यह मात्रा काल के आधार पर हुआ है। मात्रा काल का मतलब होता है बोलने में लगने वाला समय, यानी किस वर्ड को बोलने में कितना समय लग रहा है उसके आधार पर यहाँ स्वर का विभाजन किया गया है। तो पहला आपका ह्रस्व स्वर हुआ, यानी जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व की अपेक्षा जिसमें ज़्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इन दोनों की अपेक्षा जिसमें सबसे ज़्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब से सुनिए, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ, ठीक, यानी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ हम आपको बहुत छोटे में भी देंगे, यानी जिसको आप कहते हैं ट्रिक। विस्तृत के साथ साथ हम आपको ट्रिक भी देंगे। अब देखिए, हमें जैसे मान लीजिए परिभाषा नहीं याद है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब कुछ छोड़ दीजिए। मुर्गा बोलता है, चलिए गांव में जाएंगे तो मुर्गा, गांव में जाएंगे तो आपको मुर्गे मिलेंगे। ठीक, न याद हो तो बचपन में पढ़ते समय सर जी ने मुर्गा बनवाया होगा तो याद होगा। ठीक, मुर्गा कैसे बोलता है? कुक कुड़ू कू। मुर्गा बोलता है कुकड़ो कू। कक्षा 3 में एक कविता थी ना, मुर्गे ने अखबार निकाला, नाम कुकड़ू को रखा निराला, अक्षर उसमें रंग रंगीले, मोर किरण जैसे चमकीले, काटू में बंदर मामा, पहने धारी धार पजामा। ये सब कक्षा 3 में मिला था। वही चीज़ याद करिए। यहाँ पर कुकड़ू कू, कुकड़ू कू का मतलब क्या होता है? जब मुर्गा बोलता है तो पहला शब्द जो उसका होता है कुक कुक, बहुत कम श्वास लेता है। इसके बाद जैसे वो कहता है क्रू, तो की अपेक्षा ज़्यादा श्वास ले। और जब वो कहता है कूं, तो काफ़ी टाइम तक करता रहता है ना, तो वह क्या हो गया? सबसे ज़्यादा श्वास की आवश्यकता ली। तो इसी को कहते हैं, जब वो सबसे कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे, तो एक मात्रिक होता है जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जहाँ उससे ज़्यादा श्वास की आवश्यकता हुई उसको 2 मात्रिक यानी दीर्घ स्वर हो गया। और जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो प्लुत हो गया। इसे कहते हैं मुर्गे की बांग। बांग माने आवाज़, यानी मुर्गे की आवाज़ में 3 स्वर पाए जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक, अब देखिए ह्रस्व का मतलब जैसे आप लिखते हैं अ को स्वर के साथ देख रहे हैं, अ को बोलने में हमें सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर। लेकिन अ के बाद जैसे ही हम बोलते हैं आ, तो अ के बाद आ बोलने पर हमें ज़्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो यह दीर्घ स्वर में हो गया। लेकिन अ और आ के बाद अगर हम बोलते हैं आ, ठीक, जैसे यादव जी कान में उंगली डाले और बिरहा गाना शुरू। ठीक, आ, ठीक, तो जो आलाप भरते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप साधारण में प्राणायाम करते हैं ना,
ओम प्राणायाम। ओम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए तो बहुत उपयोगी होता है ना, इससे याददाश्त भी अच्छी होती है आपकी भ्रामरी प्राणायाम से ना, और ओम प्राणायाम से। ठीक, सुबह उठ के किए करिए। ठीक, ओम प्राणायाम जब अब ओम आप करते हैं ओम, तो इसमें क्या होता है, आप काफ़ी श्वास लेते हैं ना, तो ज़्यादा श्वास की आवश्यकता पड़े तो किस में आ गया, आपके प्लुत स्वर में आ गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं ह्रस्व की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व की संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 किस में होते हैं, ह्रस्व में होते हैं। इसके बाद दीर्घ, जब हम दीर्घ की बात करते हैं तो दीर्घ की संख्या तो 7 होती है, यानी दीर्घ में 7 स्वर तो आते हैं, लेकिन इसे 2 भागों में बांट दिया गया। यानी 7 स्वर तो आते हैं, लेकिन उसे कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। अब 2 भाग कौन कौन से हुए, पहला आपका हो जाता है मूल दीर्घ, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, पहला आपका हो जाता है मूल दीर्घ और दूसरा हो जाता है दीर्घ संयुक्त। पहला मूल दीर्घ हो जाता है और दूसरा हो जाता है दीर्घ संयुक्त। मूल दीर्घ, अब देखिए दोनों में अंतर है, परिभाषा भी दोनों की अलग है, परिभाषा हर परिभाषा आपको मिलेगी यहाँ। ठीक, देखिए मूल दीर्घ का मतलब होता है ऐसे स्वर वर्ण जो अपने समान वर्णों से मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं, उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर वर्ण जो अपने से भिन्न स्वरों से मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं, उसे दीर्घ संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी अब देखिए, इसको देखते हैं कैसे अपने से मिलता है, कैसे दूसरे से मिलता है। चलिए, मूल दीर्घ जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया, आ। ई प्लस ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ। लेकिन हिंदी में बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, हिंदी में केवल छोटी री का प्रयोग होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए आ, ई और ऊ बड़े जो होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद दीर्घ संयुक्त में क्या होता है, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस ओ बराबर आओ, आ प्लस ओ बराबर आओ। अब देखिए अ प्लस ई ना, जब आप संधि पढ़ेंगे, यही देखिए ये आपका स्वर है ना। ठीक, स्वर का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो स्वतः उच्चरित होते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, इसे उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भूल गया था शुरू में। चलिए अब यहाँ देखिए आ है ई, तो यहाँ आ प्लस ई बराबर ए होता है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो आ प्लस ई बराबर ए होगा, तो वहाँ आ प्लस बड़ी ई बराबर भी ए ही होगा। यहाँ भी छोटा या बड़ा हो सकता है, यहाँ भी छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ए ही होगा। ये नहीं कि बड़ा आ हो गया, छोटी हो गया तो आई हो जाएगा, नहीं। और जो बन रहा बनेगा वही, आगे छोटा बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए जब आप संधि पढ़ेंगे, जैसे आप यहीं लिखे हैं, एक चीज़ और जानिएगा। ठीक, इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं आ ई उ, ये दीर्घ संधि है। ठीक, ए और ओ, ये क्या है, आपकी गुण संधि है। गुण संधि में अगर कभी पूछता है गुण स्वर कितने होते हैं, तो गुण स्वर 2 होते हैं, ए और
ओ, ये दोनों गुण स्वर हैं। अगर पूछेगा आपसे वृद्धि स्वर कितने होते हैं, तो वृद्धि स्वर 2 ही होते हैं, आई और औ, ये दोनों क्या हैं, वृद्धि स्वर होते हैं। यहाँ आपकी गुण संधि बनती है, यहाँ आपकी वृद्धि संधि बनती है, यहाँ आपकी दीर्घ संधि बनती है। और यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है, ठीक, तो वहाँ आपकी यड़ संधि बनती है। यानी ई उ री को छोड़ दीजिए और इसके बाद इसमें से कोई भी स्वर आ जाए इसके बाद, तो ई का स्थान है यड़, अच परे रहते, ई के स्थान पर यड़ प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के स्थान पर यड़ प्रत्याहार हो जाता है अगर बीच में कोई असमान स्वर आ जाए तो। जैसे यहाँ लिखा हुआ स्वर, स्वर में यड़ संधि है, यानी स्वर में स्वर संधि है, व्यंजन में व्यंजन संधि है। ठीक, कैसे, जैसे यहाँ स्वर लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं इसकी। ठीक, कहाँ देखें, यहाँ देखिए। ठीक, चलिए, जगह है, अगर यहाँ देखते हैं स्वर, तो इसकी अगर हम संधि, स्वर वर्ण का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सु धन अर, प्लस हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, सुअर। ठीक, अब देखिए सुधन अर, यहाँ देखिए स पर किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग हो जाता है। स में ऊ की मात्रा लगी हुई है, स पर जब हम हलंत लगाएं तो इसमें मूल स्वर ऊ अलग हो गया। इसके बाद क्या है, अर। अभी हम आपको बताएं, अगर ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा। यानी यहाँ ऊ के स्थान पर क्या हो गया, व हो गया। जब संधि पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे आपको। ठीक, अभी तो हम केवल ऐसे देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, स प्लस व प्लस अर। ठीक, जब दो व्यंजनों का योग आपस में होता है और उनके बीच स्वर नहीं होता है, फिर से सुनिए, जब दो व्यंजनों का योग आपस में होता है और उनके बीच स्वर नहीं होता है तो प्रथम व्यंजन को आधा लिखते हैं, हो गया स्वर। ठीक, अब स्व में व है यहाँ पीछे, किसी भी व्यंजन में स्वर पीछे से जुड़ता है। अब वह जो है वह में आ आकर जुड़ेगा तो वह पूरा हो जाएगा ना, बचेगा क्या यहाँ पर, र, हो गया स्वर। ठीक, चलिए, यानी यह क्या हो गया, स्वर। स्वर में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज इतना समझ में आ गया, फिर से देखते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर होता क्या है, ऐसे वर्ण जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण यानी जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर के कितने भेद हुए, तो 3 भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बहुत कम समय में होता है, यानी जिसको बोलने के लिए सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनको ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है बोलने में उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इन दोनों की अपेक्षा जिसमें सबसे ज़्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। अगर पूछता है मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है, तो मूल दीर्घ की संख्या 3 होती है। दीर्घ संयुक्त की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर दीर्घ बनता है। मान लीजिए जैसे एक बाप के 2 बच्चे, ठीक, और उन दोनों के 2-2 बच्चे, तो बाप के पोते कितने हो गए, 4 हो गए ना। अब बाप के पोते 4 हो गए, कोई पूछेगा भैया आपके कितने पोते हैं,
तो बताएंगे भैया 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसकी यानी मूल दीर्घ के 3 बच्चे और दीर्घ संयुक्त के 4 बच्चे बराबर इसके कितने हो गए? 7 पोते। ठीक, चलिए अब इतना समझ में आया ना। मूल दीर्घ किसे कहते हैं? यानी ऐसे वर्ण जो समान वर्णों से या समान स्वरों से मिलकर बनता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, और जो असमान स्वरों से मिलकर बनता है उसे दीर्घ संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद आ ई उ क्या होता है? दीर्घ होता है, मूल दीर्घ होता है। ए और वो क्या होता है? आपका गुण स्वर होता है, इसमें गुण संधि होती है। ऐ और औ क्या होते हैं? वृद्धि स्वर होते हैं, इसमें वृद्धि संधि होती है। ठीक, चलिए स्वर में स्वर संधि है, व्यंजन में व्यंजन संधि है। इसके बाद विसर्ग जब आप पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि होगी। कैसे जुड़ेंगे एक एक चीज़ को बताएंगे आगे की वीडियो में इस सबको। ठीक, व्यंजन हम भी आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। परिभाषा देख लेते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन का मतलब होता है व्यम धन जन। एक मिनट, चलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। व्यंजन का मतलब होता है व्यम धन जन। जन माने क्या होता है? एक एक शब्द बताते हैं हम। देखिए, जन का मतलब होता है लोग। ठीक, व्यम धन जन लोग। जन माने लोग। कैसे लोग? स्वर रूपी लोग, अर्थात यहाँ पर स्वर आता है। स्वर आता है तो किस में जुड़ता है? इसमें जुड़ेगा, व्यंजन। ठीक, तो कहते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, यानी ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे व्यंजन के भेद बताएंगे। फिर इसके बाद स्वर का वर्गीकरण, मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्णों का प्रयत्न क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, एक एक चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक, चलिए जाहिर आज इतना बस करते हैं, आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसको ढेर सारे लोगों के पास शेयर करते रहिएगा, बढ़ाते रहिए आगे, ताकि लोग एक एक वर्ड को पकड़ सकें कि वो कहाँ से कैसे उनको सीखना है, हिंदी में कितनी गहराई तक उन्हें जाना है। ये आप चलते रहिए अरविंद सर के साथ। धन्यवाद।